सबसे डेंजरस सिचुएशन क्या हुई आपके साथ? होती रहती है, मतलब बड़ी वो बड़ी वो होती है, सिचुएशनल होती है। मतलब आई हैव बीन पैरालाइज्ड वंस, एक बारी पैरालाइज हो गया था कंप्लीट लेफ्ट साइड ऑफ माय बॉडी से एट 22,000 फीट इन तिब्बत। वहाँ हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ते, कोई रेस्क्यू नहीं होता, कुछ लॉन्ग लाइन नहीं होता। मेरे साथ मेरे दो शेरपास थे, दे हैड टू सेव देमसेल्व्स एंड गो डाउन एंड कम बैक टू वेट फॉर गुड वेदर, बिकॉज उनके तब तक हाथ पैर चल रहे थे। और जहाँ से कैंप 2 से जहाँ से उन्होंने मुझे नीचे लेके आना था, इट वॉज वेरी ऑडिशियस अटेम्प्ट। ऑलरेडी 2012 में 18 साल का था, और मैंने तब सोचा था कि हम 8,000 मीटर पीक्स चढ़ेंगे एक सीजन में। बट थोड़ा सा ज़्यादा डेड टू ड्रीम बिग थोड़ा ज़्यादा हो गया था क्योंकि आपकी बॉडी पर लोड। हाँ, we went in a very jet streams were showing in the weather reports, jet streams were there, हर जगह थी। jet streams बहुत high altitude में heavy winds होती हैं, which can go up to 150-200 kilometers per hour, weather changing winds होती हैं। 10,000 मीटर पे चलती है altitude पे, ट्यूबुलर फॉर्म में जाती हैं, तो डाउनवर्ड ड्राफ्ट क्रिएट करती हैं। डाउनवर्ड ड्राफ्ट क्यों? डाउनवर्ड ड्राफ्ट क्यों क्या होता है? क्या डाउनवर्ड ड्राफ्ट में नीचे की तरफ प्रेशर बनाती हैं। जब ऐसे ट्यूब में कोई चीज़ बहुत तेजी से ट्रैवल करेगी तो डाउनवर्ड प्रेशर बनाती है, तो हम लोगों को फील होती है हैवी विंड्स ऑन द माउंटेन, बिकॉज वी आर एट 8,000 मीटर्स, हवा चल रही होती है 10,000 मीटर्स पे। आपकी बॉडी को क्या फील होता है? बॉडी पूरी जम रही होती है, ठंड, कुछ दिखाई नहीं देता, वाइट आउट हो रहा होता है, इट्स कोल्ड, यू कैन बी फ्लोन ऑफ द माउंटेन। काइट की पतंग की तरह उड़ते हो जाओगे 150 किलोमीटर की स्पीड में, चाहे कोई एंकर लगाया हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, तो यू कैन नॉट बी अप देयर। बट वी गॉट स्टक। वी वर इन स्प्रिंग सीजन। ऐसा एक पहाड़ जो ऑटम सीजन में चढ़ाता है, उसको स्प्रिंग सीजन में चढ़ रहा था मैं, थोड़ा सा ज़्यादा ऑडेशियस हो गया था। उससे पहले कभी फेलियर चखा नहीं था। एवरेस्ट पहली बारी में चढ़ने की कोशिश करी 2010 में, फर्स्ट अटेम्प्ट में चढ़ गया। लोथ से अटेम्प्ट करा अगले साल, 364 डेज बिफोर आई कंप्लीटेड माई एवरेस्ट एनिवर्सरी, 17 साल की उम्र में लोथ से चढ़ गया। सेम ईयर फिर मैंने सोचा कि नहीं, मनासलू बनते हैं। आई बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइंब मनासलू इन द सेम ईयर, 2011 ऑटम सीजन। तो फेलियर ना कभी पहाड़ पे देखा नहीं था। सोचा, ड्रीम करा, गया, अटेम्प्ट करा, हो गया। Suddenly the mountains had their own way of, I think, ना थोड़ा सा humbling me down. So तो they killed me। मैं हमेशा बोलता हूँ जान ली, बट इतना छोड़ दिया कि वापस आ सकूं। तो वहाँ जाके थोड़ी सी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। Then my Sherpas came back। ये कहानी को थोड़ा सा स्लो डाउन करते और डिटेल में बताइए पहले कि आप पैरालाइज हुए कैसे। तो हम लोग को 3 दिन हो गए थे, रास्ता, हवा खुल नहीं रहा, वेदर क्लियर नहीं हो रहा था। हम लोग चोयू करके एक पीक है, विश्व की 6वीं सबसे ऊंची चोटी है। आउट ऑफ द 14 8,000ers सबसे इजी मानी जाती है। एक्चुअली इट्स इजियर वन। वाह। सो ऑन उसके में जनरली ये पहाड़ चढ़ा जाता है ऑटम सीजन में, सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। अब मैं सितंबर अक्टूबर में 2011 में ये तो चढ़ लिया था। इतना एक्सपीरियंस था नहीं, इतना अनुभव था नहीं कि मैं और एक्सपीरियंस मकालू और अन्नपूर्णा और ऐसी चोटियों पे जा सकूं। सारे सीनियर माउंटेनर्स ने मुझे गाइड करा कि थोड़े इजी माउंटेन पे ऑफ सीजन में जाके देखो, यू विल बी एबल टू टेस्ट योर लिमिट्स। तो मैं गया, मैंने बोला नहीं, एक पहाड़ नहीं रहे। टिबेट का परमिशन उस टाइम पे थोड़ी सी डिफिकल्ट होते थे, तो मतलब टिबेट जा ही रहा हूँ। तो दैट टू 8,000 मीटर पीक्स इन टिबेट, शिशापंगमा एंड चोयू। तो चोयू वॉज माई फर्स्ट वन। पैसे वैसे सब दोनों पहाड़ के भर के सब सेट रखा था, बट जल्दी थी अंदर से कि शिशापंगमा जाना है, शिशापंगमा जाना है। तो पुश करा यहाँ पे, वेदर रिपोर्ट आ रही थी, हाँ 40 किलोमीटर की स्पीड है विंड्स की, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। टू मच इन माई हेड, यू नो, टू मच ओवर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज अभी तक फेलियर देखा नहीं था पहाड़ों में। पहले दिन पहुंचे, बैड विंड, कैसे ना कैसे करके टेंट एस्टैब्लिश करा। दूसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकला, तीसरे दिन तक हमारा ब्यूटेन सब खत्म होना शुरू हो गया, तो अब पानी नहीं बन पाएगा। और आप उसी जगह पर अटके हुए थे टेंट के अंदर, 3 जने हम लोग, मी एंड माई 2 more शेरपास विद अस। दिन भर क्या करते हो? कुछ नहीं, शवलिंग द स्नो, क्योंकि स्नो स्टॉर्म चल रहा था। तो अगर 2-3 हम लोग शिफ्ट में सोना पड़ता था, रात को भी सब लोग सो नहीं सकते थे। अगर सो जाएंगे कोई भी, सब लोग 3-6 घंटे से ज़्यादा, तो पूरा टेंट स्नो के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। तो उठ के बार बार आके स्नो शवल करनी है, जो रिसोर्सेज बाहर रखे। इतना सही होता है ना टेंट, हार्डली इस कारपेट का भी हाफ एरिया होगा। तो उसमें 3 जने लेटे हुए अंदर, हार्डली एनी बैटरी मूवमेंट, रेस्टिंग, रिकूपरेटिंग, वेटिंग फॉर गुड वेदर। वॉकी टॉकी की बैटरी सेव कर रहे हैं, सारी बैटरीज बार बार निकाल के स्लीपिंग बैग में डालना, फिर निकाल के बाहर करना, सब कुछ को वर्किंग भी रखना है, क्योंकि मर गया तो खत्म हो सकता है। तो ऐसे करके करते करते जब 4th डे हुआ शुरू, तब वी आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड मोस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज, एंड आई वेक अप विद अ ड्रूल। थोड़ा सा ऐसे सुबह उठते ना तो गहरी नींद लग जाती है, तो आई ड्रूल अ लिटिल बिट। मैंने बोला अच्छा थोड़ा सा ऐसे होगा, तो मैंने हाथ नहीं मेरा करना, मैंने वो लगता है लेफ्ट साइड पे सो जाते हैं ना जब हाथ पे, तो हाथ नहीं काम करता। तो मैंने ऐसे हल्का सा अपना पुश करा, मैं सीधा हुआ अपने स्लीपिंग बैग के अंदर,
कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने एक तरफ से हमने एल्बो मारी राइट हैंड साइड से अपने शेरपा दाई को, उनको बोला दाई उठो, कुछ तो गड़बड़ है। उनने मेरा चेहरा देखा, उन्होंने देखते ही बता दिया कि कुछ तो खराब हो गया है अब। तो फ्रॉम द कंप्लीट लेफ्ट साइड ऑफ माई बॉडी इन माई स्लीप क्या हो गया था, देयर वर बिकॉज ऑफ सो मच टाइम इन हाई ऑल्टीट्यूड विच वॉज नॉट प्लान्ड, ऑक्सीजन हम ले नहीं रहे थे, तो ब्लड क्लॉट्स बन गए थे। आई हैड 11 क्लॉट्स, आई वाज सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस। ब्रेन में? हाँ जी, अभी भी है 11 क्लॉट। एंड रेटिना में हैमरेजेस हो गए थे, 3 इन माई लेफ्ट एंड 2 इन माई राइट। तो माई विजन वॉज गोइंग वेरी बैड। बहुत ज़्यादा पानी सीप इन कर गया था बिटवीन माई ब्रेन एंड माई स्कल, तो प्रेशर बन गया था मेरे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा। एडिमा बोलते हैं, सेरेब्रल एडिमा एक तरीके का, पानी भर जाता है। हाँ, विच रिजल्टेड इनटू ये सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस की कंडीशन, जहाँ क्लॉटिंग हो रही थी बिकॉज ऑफ ब्लड गेटिंग थिक नाउ। ये 18 साल की उम्र में हुआ जी। तो फिर वहाँ पे फिर लेटे हुआ था। फिर वी हैड टू टेक द कॉल, क्योंकि इससे पहले वाले एक्सपीडिशंस में मैं दूसरी तरफ तो रह चुका था, जहाँ पे हम लोगों को छोड़ के पीछे जाना पड़ता था कई बारी टू सेव द नंबर ऑफ पीपल हु वर ओके। माउंटेनियरिंग में कई बारी डिफिकल्ट कॉल्स लेनी पड़ती हैं पर्वतारोहण में, क्योंकि नाउ पीपल आर, कई बारी लोग बिना ऑक्सीजन के अटेम्प्ट करते हैं, बिना शेरपा के अटेम्प्ट करते हैं। नाउ यू हैव टू फर्स्ट सेव योर सेल्फ टू बी एबल टू हेल्प समबडी एल्स, सेम बेसिक ग्राउंड रूल। तो माई शेरपाज हैड टू नाउ टाइम टू गो डाउन, बिकॉज मेरा शरीर काम कर नहीं रहा था। थोड़ा बहुत जो ब्यूटेन बचा हुआ था वो भी उनने गर्म पानी उबालने में और वो सब खत्म कर दिया, क्योंकि उनको लगा था थोड़ा शरीर गर्म करेंगे तो ठीक हो जाएगा, खून वापस चलना शुरू हो जाएगा। बट ऑब्वियसली दे डिड नॉट नो दैट आई हैड दीज क्लॉट्स विच हैड फॉर्म्ड इन माई ब्रेन। तो कार्रवाई शुरू हुई। उन लोगों ने मुझे सब वार्म टेंट में पैक वैक करके उन्होंने बोला अब हम नीचे जाते हैं। दे प्रॉमिस मी, दोनों ही शेरपा ने मेरे साथ प्रीवियस भी कुछ क्लाइम्स करे हुए थे, तो मिंगमा दाई एंड तेम्बा बोथ प्रॉमिस मी कि वील कम बैक। आई प्रॉमिस कि हम पक्का वापस आएंगे। बट मुझे पता था कि वापस तो तभी आ पाएंगे जब मौसम खुलेगा, वरना ये रेस्क्यू नहीं है, रिकवरी ही होगी। रेस्क्यू तब तक होता है जब तक इंसान जिंदा है, रिकवरी तो होती है बॉडी लेके आनी है अब वापस। तो वहाँ टेंट में फिर पड़े जब ये दोनों चले गए, फिर थोड़ा सा हिट होना शुरू हुआ। फिर वही आई स्टार्टेड गेटिंग लाइक अ फ्लैशबैक ऑफ, मेरे पास स्टॉर्म चल रहा है, तो फ्लैशबैक ऑफ मेमोरीज आ रहे हैं थोड़े से। पहली बारी अंदर से ऐसे सवाल आने शुरू हुए, बिकॉज उससे पहले ना थोड़ा सा मैं पलट के देखने वाला इंसान नहीं था। आई यूज्ड टू टेक माई पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, आई यूज्ड टू टेक माई फैमिली फॉर ग्रांटेड, आई यूज्ड टू टेक माई फ्रेंड्स फॉर ग्रांटेड, एवरीथिंग थोड़ा सा टेक इट लॉट फॉर ग्रांटेड। बट पहली बारी ऐसे अंदर से थोड़े से सवाल उठे कि क्योंकि अब अंत इतना पास था और दिख रहा था, ऐसा लगता है क्या मैं हैव आई बीन अ गुड सन, क्या मैंने अपने पापा को इनफ प्यार करा है कि क्या भगवान आप मुझे एक मौका दे दो, आई वांट टू गो बैक टू माय मॉम एंड आई वांट टू हग हर वंस, और यू नो भगवान प्लीज एक बारी वो यू नो देयर सो मेनी फ्लैशेस व्हिच आर कमिंग लाइंग डाउन दैट टेंट एंड आई वाज ऑलमोस्ट मतलब गिव अप तो हो ही रहा था। धीरे धीरे करके वो होता है ना कि यू गो इनटू अ नेगेटिव स्पाइरल। तो शेरपा लोग जब वो निकले थे दोनों मेरे दाजू लोग नीचे को, तो उन्हें टेंट का वेस्टिब्यूल हल्का सा खुला छोड़ा था, इसलिए थोड़ी हवा आती रहे टेंट के अंदर। तो मैंने बाहर देखा अभी भी स्टॉर्म चल रहा है। फिर मैंने सैटेलाइट फ़ोन मेरे पास छोड़ गए थे, उसमें थोड़ा सी बैटरी थी, तो मैंने घर पे फ़ोन करा और मैंने मम्मी को बोला कि मॉम आई थिंक इस बारी मैं घर नहीं आ पाऊँगा। तो उस तरफ माई मदर को लैप्स्ड ऑन द फोन, ऑब्वियसली माई फादर केम रशिंग फ्रॉम एंड ही वाज लाइक क्या बोल रहे हो तुम, मम्मी को क्या हो गया। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दैट डे इन माई फादर्स वॉइस की डेस्परेशन। ही इज एन आर्मी ऑफिसर, वेरी प्राउड मैन, इज पैरामिलिट्री ऑफिसर, ही सो द फर्स्ट पैराज, ही सीन मतलब काफ़ी जितनी खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं उन्होंने देखी हुई है अपनी लाइफ में ना वैसे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उनका वो पापा वाला साइड देखा। उन्होंने नहीं कोशिश करो, वो मुझे बोलते कोशिश करो, बोलो पापा कोशिश कैसे करूँ, अब तो शरीर ही काम नहीं कर रहा। इतनी जब तक बात होती तब तक सैटेलाइट फ़ोन भी डेड हो गया। तो फिर अब कोई बात, अब तो कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं, अब लेटा हुआ मैं टेंट में। फिर मैं बाहर देखता हूँ तो वो स्नोस्टॉर्म के बीच में यही सब ऐसे फ्लैशबैक्स दिमाग में, ओवरवेल्म्ड फीलिंग्स आर कमिंग एंड आई लुक लाइक छोटा सा ऐसे ना एक बूट वहाँ ग्रीन रंग का निकल रहा था। दिस इज 2012। तो वो बूट मुझे देख के समझ में आ गया कि अंदर एक क्लाइंबर है। तो मे बी ऑन हिज वे अप और ऑन हिज वे डाउन ही माइट हैव हैड एन एक्सीडेंट, और वो मर गया होगा शायद। तो मैंने वो बूट देखा तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक अंदर से सवाल था कि अर्जुन तुम कैसे पाए जाने जाते हो, मतलब जब लोग तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे तब कि टेंट में पड़े पड़े तूने गिव अप कर दिया, या डू यू वांट टू बी हॉन्टेड, एटलीस्ट यू ट्राइड, कि कोशिश तो करिए एक बारी।
तो बड़े जोश अंदर से एकदम आ गया, मैंने बोला ऐसे तो नहीं हार मानूंगा, है ना, इफ दिस इज गोइंग टू बी एंड लेट दिस बी। तो मैंने क्रैम्पॉन एक पड़ा हुआ था, उसमें जोश जोश में लेके टेंट फाड़ दिया मैंने टेंट फाड़ दिया, मैं लेटा हुआ, मुझे स्लीपिंग बैग के अंदर डाउन सूट पहनी, गरम 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 बूट वूट सब लगा रखा था, टेंट फाड़ दिया। अब मैं ओहो अब तो ट्रबल बढ़ गई है, अब तो जो स्टोसम बाहर चल रहा था वो अंदर भी आ रहा है, सॉरी। तो बराबर अंदर से देन आई स्टार्टेड टू क्रॉल, आई टर्न ऑन माई स्टमक और राइट हैंड में क्रैम्पॉन पकड़ा और लेफ्ट हैंड वो राइट उसमें क्रैम्पॉन एक लगाया जूते में और क्रॉल करना शुरू करा आइस में, वहाँ स्नो में, स्नो स्टॉर्म के बीच में। तो क्रॉल करा 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। आई वॉज ट्राइंग टू गो डाउन नाउ, कि मतलब गिरना ही है। तो बट चैलेंज तो था वो आइस क्लिप, जिसके वजह से शेरपा भी मुझे नीचे नहीं लेके गए थे, क्योंकि डेड वेट कौन ले जाएगा। तो हाँ, फिर वो एक टेक्निकल सेक्शन आता है कैंप 2 के जस्ट नीचे, 3-4 घंटे में वहाँ टेक्निकल सेक्शन तक पहुँचा। अब डाउन आना है, रस्सी लगी हुई है, हाथ तो काम कर नहीं रहा। तो मैं ऐसे टेक्निकल सेक्शन में लेटा हुआ हूँ और मैं ऐसे नीचे देखता हूँ, खाई से अच्छा खासा ड्रॉप है। टेक्निकल सेक्शन मतलब स्टीप ब्लू आइस वॉल है, तो उसमें जुमारिंग करनी पड़ती है, ऐसे स्लोप नहीं है, ऑलमोस्ट लाइक एन ओवरहैंग है। तो उसमें आपको रैपलिंग करके नीचे आना पड़ेगा, जिसमें आपको दोनों टांगे, दोनों हाथ, सारे सब, यू हैव टू बी फुल्ली फंक्शनल। या तो आपको फिर एक एड चाहिए, कम से कम 4 लोगों की टीम चाहिए, किसी बॉडी को डिसेंड करना है प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड स्ट्रेचर वेचर बना के, वो रेस्क्यू टेक्निक्स होती हैं हमारी, पुली वुली लगा के। तो मैं अकेला हूँ, यहाँ से नीचे देखता हूँ, ऊपर देख, थोड़ी देर रुका, है ना, मैं देख रहा हूँ क्या करूँ, कुछ भी नहीं। आवाज़ लगा रहा हूँ, दाजू कोई कुछ सुन ले कहीं से, कुछ तो कुछ नहीं। थोड़ी देर फिर मैंने देखा, देखो यहाँ पे भी पड़े तो मर ही जाऊँगा, है ना, यहाँ पड़े जमने से अच्छा है कि नीचे जाके गिर जाता हूँ कम से कम थोड़ा सा। देन इफ दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी, इफ दिस इज द डे, इफ आई एम डेस्टिन्ड टू डाई, आज हो जाए। तो मैंने धक्का लगा दिया अपने आप को, फिर जंप मारी? नहीं, फेंक दिया, स्लाइड करवा दिया अपने आप को नीचे से स्लोप से। तो इट इज ऑल केम टम्बलिंग, टप स्लाइडिंग डाउन। जब नीचे जाके गिरा तब से, तो फिर उसमें जाके थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ, एंड फिर मुझे याद है दैट आई पास्ड आउट एंड देन देयर वाज लिटिल बिट ब्लड कमिंग आउट हियर एंड देयर, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, बट देयर वाज स्नो, थोड़ी सी लाल होनी शुरू हो गई थी। तो फिर आंखें मेरी बंद हो गई। फिर आई थिंक दैट इज द मोमेंट व्हेन आई डाइड। तो देन आई ओनली हैव अ मेमोरी स्ट्रेट आफ्टर दैट ऑफ वो नेपाल और तिब्बत के बीच में एक फ्रेंडशिप ब्रिज है, वो मिलिट्री का बना हुआ है। तो वो बड़े बड़े एंगल्स होते हैं ना, ऐसे ऊपर से जा रहे होते हैं, ऐसे क्रॉस बार्स। तो मैं एक गाड़ी में लेटा हूँ और मुझे सिर्फ वो क्रॉस बार्स होते दिखाई देते। तो मुझे समझ में आ रहा है कि इट वाज द सेम मेमोरी ऑफ व्हेन आई वाज एंटरिंग नेपाल बाय द फ्रेंडशिप ब्रिज। सो लग रहा है ओके, आई एम गोइंग बैक टू नाउ नेपाल। So later on, I got to know that the weather cleared out the next day after this event, when I did all of this tent following and everything and throwing myself out. Next day, the weather did eventually get cleared, and my Sherpa started to come up with some more manpower to get me down, and that was very, very generous of them. But they found me very close to Camp 1 itself. So that was not the place where I had the last memory of. तो उसके बाद भी फिर पता नहीं कौन सा भूत था अंदर से तो चलाया जा रहा था। तो I think I still crawled, I think for another 1.5-2 hours after that fall, and then that's somewhere below a rock they found my red down suit coming out of the snow, and then they got me down and they took a picture of me, pronounced me dead, because obviously there was no brain activity, there was no heart activity, there was no retina movement, nothing. They noted the time of death, took a picture of the dead body, packed me in a sleeping bag and started getting me down. तो नीचे लेके आए, वहाँ पे स्लीपिंग बैग में बांध के जैसे डेड बॉडी को लेके आते हैं। तो कैंप 1 से जैसे नीचे लेके आते हैं, तो वहाँ पे एक स्क्री शूट आती है। स्क्री शूट होती है पत्थरों की एक ऐसी पूरी गली। तो उसमें आप एक जगह पैर रखो, साइड वाले पत्थर भी हिलने शुरू हो जाते हैं, इस तरफ के भी पत्थर हिलने शुरू हो जाते हैं, सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है नीचे को। तो उसमें ये लोग लोअर कर रहे हैं, 2 शेरपा ऊपर से, 2 शेरपा नीचे से रस्सी लेके। सो 2 शेरपा ऊपर से, 2 शेरपा नीचे से रस्सी लेके डाउन कर रहे हैं। एंड दिस हियर दिस क्रफल फ्रॉम इनसाइड द स्लीपिंग बैग। यू नो, वो ड्राई फिट क्लोथ्स जब आपस में ऐसे घिसते हैं, तो दे सडनली फील की भूत है, एंड दे लेट गो ऑफ मी एंड आई गो अनदर 100 meters डाउन ऑन दैट स्लोप। एंड आई थिंक इट वाज द वार्मथ, एंड वो धूप निकल गई थी तब तक। तो आई थिंक आई हैड फ्रोजन ऑलमोस्ट, आई हैड गॉन इनटू हाइबरनेशन और समथिंग, एंड देन आई केम बैक एंड देन दे सॉ दैट देयर वाज सम ब्रेन एक्टिविटी एंड आई वाज ट्राइंग टू मूव इनसाइड द स्लीप। तो आई वाज अलाइव। तो खुश तो थे बड़े, बट फॉर अ सेकंड आई ऑलमोस्ट स्कैर्ड द लाइव्स आउट ऑफ देम। एंड दैट वाज, आई थिंक, माय फर्स्ट टाइम where I literally had an experience where
I was not there anymore and then I came back. So it was long journey. फिर वापस आके एम्स में फिर रिकवरी पैरालिसिस से मैं अभी तक पूरी तरह हंस नहीं पाता हूँ लेफ्ट साइड से, पूरी तरह ऊपर नहीं जाते, एक तरफ से ज़्यादा लंबी हंसी आती है, एक तरफ से कम आती है. There are still little bit things there, but I'm very grateful to everybody, all my Sherpas, everybody for I owe my life to them. आज तक अब जब भी जाता हूँ काठमांडू तब उनसे ज़रूर मिलता हूँ क्योंकि उनके बगैर मैं नहीं होता शायद आज यहाँ पे. तो एक वो था. फिर उसके बाद अन्नपूर्णा पे लास्ट ईयर आई फेल डाउन. इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं फिर से. मुझे जानने और कहानियाँ जाननी है पर पहले ये ब्लैकआउट के बारे में क्या याद है आपको? सो ये सब ना वापस पूरा सर्कल मुझे याद आता है काफ़ी कुछ 2016 में, क्योंकि अब जब एक कहानी मेरे दिमाग में शुरू हो जाती है, जब मैं वापस आ गया एम्स में दिल्ली में बैठा हुआ था, तब मेरी मम्मी तो बेचारी इतनी खुश थी कि शी वाज लाइक अच्छा जिंदा है, ठीक है, चाहे इसकी अब एक लेफ्ट टांग काटनी है काट दो, इसका लेफ्ट हैंड काटना है काट दो, कुछ भी हो, मेरा लड़का जिंदा है. टिपिकल माँ. बट रोज की एक लड़ाई शुरू हो गई थी. मुझे अंदर से फील होता था मेरा हाथ और मेरी टांग, मैं बोलता नहीं जिंदा है, बट ऊपर से उनको दिखता था कि ब्लैक हो रहा है तो रिकवर नहीं करेगा. तो रोज डॉक्टर आते थे, बोलते आज एम्पुटेशन करने, मैं बोलता नहीं आज नहीं, मुझे लगता है आ जाएगा वापस, आ जाएगा और ऐसे मतलब जिंदा हो जाएगा वापस. आई कुड फील दैट माई बॉडी वॉज स्टिल अलाइव. फ्रॉस्टबाइट हो गया था काफी सिवियर. देयर वाज अ लॉट ऑफ गैंग्रीन फॉर्मेशन विच हैड हैपेंड ऑन द लेफ्ट साइड. तो डॉक्टर्स को लग नहीं रहा था कि बॉडी रिकवर करेगी, तो एम्प्यूट अगर नहीं करते तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस थे पूरे बॉडी में. फिर से थोड़ा सा आप काफी कुछ कह रहे हो. हाँ. मेरा जॉब है आपको स्लो डाउन करना. जी. आपने 2016 क्यों कहा? अगर ये 2012 ये 2012 में था और फिर मैं वापस जाता हूँ क्योंकि चोयू 2016 में कहानी पूरी करने. एक मिनट, तो ये गैंग्रीन और ये सब 2012 में होता है और फिर मैं अपने आप को प्रॉमिस करता हूँ हॉस्पिटल में कि जब तक मैं कुछ चोयू से कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं चढ़ लेता तब तक मैं चोयू वापस नहीं जाऊँगा. और फिर मेरी मकालू के 4 अटेम्प्ट्स आते हैं 2013, 2014, 2015, 2016 एंड देन दैट्स वेयर आई बिकम अ माउंटेनियर. असली में इट्स द पर्सन हु आई एम टुडे. मकालू शेप्ड मी एंड देन फिर मैं वापस चोयू जाता हूँ और फिर मुझे वो याद आता है सारे वो मोमेंट्स जो मुझे याद नहीं थे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट्स, क्योंकि वहाँ तो ब्लैकआउट हो गया था, तब तो बॉडी सर्वाइवल मोड में थी. नाउ व्हेन आई वेंट बैक देन आई कुड इमेजिन एंड रिमेंबर एवरीथिंग जो चीज़ मेरे साथ हुई थी. आई लिटरली गॉट बैक अ मोमेंट जब व्हेन आई फेल डाउन. उसके बाद इट ऑल केम बैक टू मी एट दैट प्लेस. मैं अपने आप को ऐसे देख रहा था ऊपर से थोड़ी देर तक, है ना, मतलब अर्जुन तो है, मैं अर्जुन ही हूँ. सो हम लोग कितनी बार ऐसा लगता है ना, हम लाइव देखते हैं तो हम लोग ऐसे दिख रहे हैं, मेरे 2 हाथ हैं. अपने आप को बिना शीशे के तो देख नहीं सकते हम लोग, बट फर्स्ट टाइम अपने आप को बिना शीशे के देखना वॉज अ लिटिल ओवरवेलमिंग. हाँ, फॉर एग्जाम्पल इट इज आपको बेसिकली आप ये कह रहे हो कि it was something like this which came back to me in my head when I went back to attempt Choyu. 4 साल के बाद जब आप वहां गए तब मेमोरीज फिर से आ गए कि हाँ ये हुआ था इस जगह पे हुआ था और ऐसा हो रहा था. और 2012 में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ तब. हाँ आपका, बट दैट आई डिड नॉट, वो तब तक याद नहीं आया था मुझे. इट वाज समवेयर और इट वाज सप्रेस्ड इन माय हेड एंड देन इट ऑल केम बैक टू मी. सब कुछ एकदम से ऐसा एज अ फ्लैशबैक आया इन माय 2016 अटेम्प्ट. एक मिनट, वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में बात करते तो क्या देखा आपको? तो थोड़ी देर के लिए तो यही ऐसी था. फिर मुझे यहाँ तक याद है इट वॉज जस्ट वेरी फ्लूइड. लाइक ऐसा जितना मैं ज़बरदस्ती, आई डोंट वांट टू मिसलीड पीपल ऑल्सो ना, मैं ख़राब चीज़ नहीं बोलना चाहूँगा. आई वुड रादर से समथिंग व्हिच आई एम वेरी डेफिनेट अबाउट. सो आई थिंक इट वॉज वेरी फ्लूइड. लाइक मैंने पहले थोड़ी देर तो अपने आप को देखा ये वो, फिर उसका जस्ट इट वॉज जस्ट I was moving here, I was moving there, I'm going there. It was a very out of bodily experience. And then nothing else came into my memories. And then I have straight memories of the same bridge. So वाला तो अभी तक मुझे याद ही नहीं है. वो zombie mode जहाँ पे I fainted. I remember escaping the body, whatever you want to call it, है ना, थोड़ा सा ऐसा out of body experience बुला लेते चलो उसको. And उसके बाद कब वापस आया और कब वहाँ से 2-2.5 घंटा और क्रॉल कराया मैंने उस बॉडी में. It's beyond my power also, but this is just what the Sherpas have told me कि वहाँ मिला था मैं. तो I think I got into a zombie mode. Do you think कि पेरेंट्स की वजह से आपकी बॉडी क्रॉल कर रही थी? ऐसा बोलते हैं बहुत लोग, सबके अपने अपने अलग अलग चीज़ें हैं, बट आई डू थिंक समटाइम्स कि इफ़ इट इज़ नॉट योर डे एंड अगर आपका अभी भी कुछ पर्पस है ना यहाँ पे, तो फिर नहीं जाता इंसान छोड़ के शरीर. हाँ,
है ना, ये जो सोल है ये नहीं जाता। क्योंकि मैंने देखा है कई बारी पहाड़ों में मोस्ट जिसकी सबसे ज़्यादा लीस्ट प्रोबेबिलिटी होती है जाने की ना, जो सबसे ज़्यादा लीस्ट ससेप्टेबल होता है वो चला जाता है, और जिससे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस आपको लग रहे होंगे, वो बच जाता है। तो इट इज़ वेरी अनफेयर ऑल्सो समटाइम्स एट टाइम्स, यू नो। सो लाइफ इज सच ए डेलिकेट थिंग कि कई बारी बाथरूम में पैर फिसला, कमोड में सर लगा, मर गया, है ना। और कई बारी 3-3, 4-4 दिन तक यू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ फूड, वाटर, यू नो, वार्मथ, फिर भी वो बच जाता है। जब वो गैंग्रीन और फ्रॉस्टबाइट की सिचुएशन हुई, मैं ये पूछना चाहूँगा, पहले तो फ्रॉस्टबाइट के बारे में बात करते हैं। हिंदी में समझाइए फ्रॉस्टबाइट होता क्या है। फ्रॉस्टबाइट में बेसिकली क्या होता है कि आपके सेल्स नहीं मरते, टिश्यूज भी मरना शुरू हो जाते हैं। तो जब एक बार टिश्यू मरना शुरू हो जाते हैं ना बॉडी में, तो फिर वो रिकवर नहीं करते। टिश्यूज की रिकवरी करने के लिए या तो ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है या तो एम्प्यूट करना पड़ता है। और अगर इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं कर रहा तो कुछ टाइम में जैसे अगर मेरी यहाँ तक फ्रॉस्टबाइट हो गया, अगर कुछ टाइम में अगर मैं उसको एम्प्यूट नहीं करूंगा तो वो डेड होके झड़ जाता है हिस्सा पूरा, मतलब बॉडी का। जैसे अगर आपने अपने हाथ को आग में डाला तो हाथ जल जाएगा, जल जाता उसी है। तरह अगर हाथ को बहुत ज्यादा ठंड में बहुत देर के लिए रखा तो जल जाता है फिर से। जलता, एक तरीके से हाँ उसको जलना बोल सकते हैं। इट इज कॉल्ड अ कोल्ड बर्न इन अ वे। इन मेडिकल साइंस के उसमें कोल्ड बर्न ही बुलाया, जलना ही बुलाया जाएगा। बट उसका प्रॉपर मतलब साइंटिफिक डेफिनेशन इज इट डाइज एट अ सेलुलर, बोन मैरो से लेके सेलुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम सब अंदर का डेड हो जाता है बियॉन्ड रिकवरी पॉइंट। मतलब एक डेड बॉडी की तरह आपकी उंगली। हाँ, डेड बॉडी। उसका दर्द और करता है क्योंकि बॉडी कॉन्टिन्यूसली अंदर से हार्ट पंप करने की कोशिश कर रही होती है खून, और जाता नहीं है उसमें खून, क्योंकि डेड हो चुका है वहाँ का। क्या फील होता है हाथ में? मुझे तो ब्लिस्टर्स हो रखे थे बहुत हैवी, जिसके लग रहा था कि वो डेड होके आएगा, बट आई कुड स्टिल फील कि अंदर से जिंदा है। तो फर्स्ट स्टेज इज हैवी ब्लिस्टर्स, फिर उसमें पानी भरना शुरू होता है, फिर वो ब्लैकनिंग शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद फिर वो सूखना शुरू होता है फाइनली। तो मेरा ब्लिस्टर स्टेज तक था, ब्लैकनिंग शुरू हो रही थी कुछ कुछ हिस्सों में। दैट्स व्हाई द डॉक्टर्स वर कंसर्न्ड। दे वुड पुटिंग मी ऑन स्टेरॉइड्स, दे वांटेड टू ओपन ऑल द क्लॉट्स इन माय हेड by thinning my blood and opening it, but none of it worked. And finally जब उन्होंने steroids बंद कर दी तो एक दिन अपने आप में उठा और मेरा फुट हिलना शुरू हो गया था। तो like voila, लाइफ फोर्स जिसे कहते हैं। I think yes, हर इंसान के अंदर एक वो जज्बा होता है। कुछ भी मतलब कई बारी आई थिंक सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कई बारी ना, हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल चीज़ों में अपने विश्वास को करते हैं, जबकि हमारी जो इनर इंजीनियरिंग है ना, दैट इज़ way beyond everything else.